जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसी तरह पार्ट 2 आएंगे। तो आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि वीरो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, इंट्रो पार्ट से। तो देखिए, शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई, सिटी लाइफ की जो शुरुआत हुई, वो मेसोपोटामिया में हुई थी। और मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच में स्थित हुआ करती थी, जो कि आज के इराक गणराज्य का हिस्सा है। यानी कि जो आज इराक देश है, वहीं पर मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ था या विकास हुआ था। ठीक है। फिर मेसोपोटामिया सभ्यता जो है अपनी शहरी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्धि, व्यापार प्रणाली, मैथमेटिक्स जो गणित है, और यहाँ पर खगोल विद्या जो कि एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसमें कि ग्रहों पिंडों के बारे में, सूर्य चंद्रमा इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी। इस सब के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है। और ख़ास तौर से गणित, मैथमेटिक्स। ठीक है जी। अब मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका जो साहित्य है, वो पूर्वी भूमध्य सागर के प्रदेश, जो मिडल ईस्ट वाले देश हैं, जो भूमध्य सागर के आजू बाजू के देश हैं, अरब कंट्री जैसे सऊदी अरब है, सीरिया है, तुर्की है, लेबनान है, ये सब जो देश है, ये भूमध्य सागर के ही आजू बाजू के देश कहलाते हैं। तो इन देशों में और फिर तुर्की, इन सब में 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन प्रणाली और उसका जो लिटरेचर, साहित्य है, पढ़ाई लिखाई, वो विकसित हुई। ठीक है। शुरू में शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। फिर 2000 ईसा पूर्व तक बेबीलोन महत्वपूर्ण शहर बन गया। बेबीलोन एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था। तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। और उस प्रदेश की मुख्य ज्ञात भाषा थी सुमेरियन या फिर सुमेरी। ठीक है। यदि आप लोगों को ईसा पूर्व और ईस्वी में कोई डाउट है तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच में अंतर को। तो आप इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट ईसा पूर्व और ईस्वी का। ठीक है। फिर 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी लोग यहाँ आए और सुमेरी का स्थान ले लिया। अक्कदी लोग जब आए यहाँ पर तो सुमेरी के स्थान पर अक्कदी लोगों का महत्वपूर्ण स्थान बन गया और अक्कदी भाषा प्रमुख हो गई। फिर 1400 ईसा पूर्व में आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ धीरे धीरे, और 1000 ईसा पूर्व के बाद आरामाइक भाषा प्रमुख रूप से बोली जाने लगी। आज भी कुछ क्षेत्रों में इराक के आरामाइक भाषा बोली जाती है। ठीक है। और सिकंदर तक, एक जो सिकंदर महान हुआ है, उसके शासनकाल तक आरामाइक भाषा बोली जाती थी, जो कि हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू भाषा भी बोली जाती है इराक में। ठीक है। अब मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की जो शुरुआत है, आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च है, जिसमें कि ज़मीनी खुदाई की जाती है, उत्खनन के कार्य, और उस खुदाई में जो भी अवशेष फिजिकल रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, मिट्टी की पट्टिकाएँ मिलती है, मूर्तियाँ मिलती है, या कई फीट नीचे कुछ बिल्डिंग्स भी मिल जाती है, इमारतें। तो ये सब पुरातात्विक चीज़ें होती हैं। तो इन सब का उत्खनन और इन सब का जो रिसर्च है, वो शुरू हुआ था मेसोपोटामिया में 1840 के दशक में। ठीक है। और कई दशकों तक मेसोपोटामिया के जो शहर थे, वहाँ पर उत्खनन कार्य चले थे। कई दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल। ठीक है। जैसे कि उरुक और मारी नगर में कई दशकों तक उत्खनन कार्य चले थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ और मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी कि मध्य, और पोटेमोस यानी कि नदी। तो कुल मिलाकर के मध्य नदी होता है, यानी कि मध्य नदी, नदी के बीच में जो स्थित होगा क्षेत्र, उसी को मेसोपोटामिया कहा गया है। तो मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के बीच में स्थित उपजाऊ भूमि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उपजाऊ भूमि को दर्शाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये है दजला नदी मान लेते हैं और ये है फरात नदी। तो इसके बीच वाले जो भूक्षेत्र होगा उसी को मेसोपोटामिया कहा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वह क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में स्थित हो और उपजाऊ क्षेत्र हो उसी को मेसोपोटामिया कहा गया है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, यहाँ की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, मूर्तियाँ हैं, स्टेचू, कब्रें हैं, आभूषण है, औजार हैं, मुद्राएं हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं हैं और लिखित दस्तावेज है, ये सभी इस काल के सामाजिक, आधार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। खास तौर से मिट्टी की पट्टिकाएं सबसे महत्वपूर्ण है मेसोपोटामिया के जानकारी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब टॉपिक है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है उसके भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में इसमें जानना है। तो मेसोपोटामिया कहाँ पे विकसित हुई थी? इराक में। तो इराक जो है वो एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, यानी कि इराक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। तो पूर्वी भाग में हिमालय जैसे ऊंचाई वाले मैदान हैं जो कि पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन, पहाड़ी श्रृंखलाओं के रूप में फैले हुए हैं। के लिए जैसे अपना भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है, जैसे कि असम, मेघालय, सिक्किम, ये सारे के सारे जो राज्य हैं वो हिमालयी क्षेत्र है, माउंटेन पहाड़ी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर इराक का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही था। ठीक है, यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त बारिश हो जाती है। कुल मिलाकर के कुछ हद तक वर्षा हो जाती है, जिससे खेतीबाड़ी वहाँ पर हो जाती है इराक में। और खेतीबाड़ी इराक में जो शुरू हुआ था वो लगभग 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में शुरू हो गया था खेतीबाड़ी वहाँ। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पर पशुपालन खेती की तुलना में अच्छा साधन है, यानी कि खेती से ज़्यादा प्रेफरेंस पशुपालन को दिया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। और ये ऊंचाई पर स्थित थे, इसलिए बाढ़ का खतरा नहीं था। और जाहिर सी बात है, जब पशुपालन होगा ज़्यादातर तो भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन मिलती होंगी। तो ये सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती थी। और नदियों में मछलियों की कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर बड़े पैमाने पर उगते थे। और इराक जो मिडल ईस्ट एरिया है, सऊदी अरब, ये सब यहाँ खजूर बड़े पैमाने पर उगते ही हैं। ठीक है, फिर पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ जो है ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन हुआ करती थी, आज भी है। ठीक है, फिर दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, जो साउथ वाला हिस्सा है वो एक रेगिस्तान है। और यह वह स्थान है जहाँ से नगरों का लेखन कला का विकास हुआ है। ठीक है, और गर्मियों में खजूर अधिक उगते थे, ये आपको बताया जा चुका है। दक्षिणी मेसोपोटामिया में अच्छी खेती हो जाती थी, जैसे कि गेहूँ, मटर, मसूर आदि की खेती अच्छी मात्रा में हो जाती थी दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक है शहरीकरण का महत्व। तो सबसे पहले तो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, शहरी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी भी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन यानी कि जो कोई भी प्रोडक्शन हो या फिर इसके अन्य अलावा कोई भी अन्य गतिविधि होती है, अन्य एक्टिविटी, अन्य कोई कार्य होने लगते हैं, तो यहाँ पर किसी भी स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो अधिक हो जाती है। लोगों के जो भीड़ भाड़ है वो उस जगह पर ज़्यादा हो जाती है। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार महत्वपूर्ण होता है, ट्रेड इम्पोर्टेंट माना जाता है। और नगर के लोग जो होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उसको किसी न किसी चीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है नगर और शहर के लोगों को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि उन्हें गांव या फिर नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या फिर दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर आश्रित रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। किसे? नगर वाले लोगों को, शहर वाले लोगों को। किस पर? गांव वाले लोगों पर। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो शहर में रह रहे लोग हैं उनको अनाज भंडार, सब्जियां, ये सब कहाँ से प्राप्त होती है? गांव से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि दिल्ली में एशिया का जो सबसे बड़ा मंडी है आज़ादपुर मंडी, वहाँ पर अनाज, सब्जियां, फल फ्रूट, ये जो सारे के सारे फ्रूट्स हैं ये सभी अलग अलग स्टेट से आते हैं और फिर जो शहर के लोग हैं वो मंडियों से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो वहाँ से लाता है थोक में, फिर बाज़ारों में, मार्केट में बेचता है। तो इस तरह से शहर के लोग हुए डिपेंड, निर्भर हुए ना गांव के लोगों पर। तो ये इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर उनमें आपसी लेन देन होती रहती है, विशेषतः जैसे कि मजदूर और इंजीनियर के बीच में, मैकेनिक के बीच में ये आपसी जो लेन देन है वो होती रहती है, ठीक है। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है पत्थर के जो सिक्के हैं या पत्थर की जो मुद्रा है उसके बनाने का एक उदाहरण दिया गया है। तो इसमें यही बताया गया कि जो पत्थर की मुद्राएं हैं वो एक व्यक्ति अकेले नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको अन्य सोर्स की, अन्य स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कांसे का औजार चाहिए उसके लिए, फिर भट्टी चाहिए जो आग पकाया जाता है तो उसके लिए काठ कोयला की आवश्यकता पड़ती है, फिर पत्थर उसको कहाँ से मिलेगा, किस जगह से, नीले रंग का जो ज़्यादा महंगी मानी जाती है। तो ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। मैंने आपको ये मंडी का एग्ज़ाम्पल शॉर्ट में दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो श्रम विभाजन है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो शहरी जीवन की विशेषता होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।